नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 9वां होने वाला है और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो परिवार के बारे में जानेंगे, मतलब फैमिली के बारे में जानेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये फैमिली तो हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप लोग फैमिली के बारे में जानते हैं, लेकिन एकल परिवार, संयुक्त परिवार और इसका अर्थ क्या है, किन्होंने क्या बोला है, किस शब्द से परिवार बना है ना, इन सारा चीज़ को आप लोगों को नहीं पता है अच्छे से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, आप लोगों को सबसे पहला आज की क्लास में थ्योरी को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँगा ताकि आप लोग सरल से सरल तरीके से समझ पाओ। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण में ना इसका जो टॉपिक है ना वो आप लोगों का पेडागोजी के सेक्शन में आता है। मतलब पर्यावरण विषय पर ना आप लोगों का पेडागोजी सेक्शन पर परिवार आता है। ठीक है, कि परिवार किस शब्द से बना है, इसकी परिभाषा क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, इन तमाम चीज़ों को ना हम लोग पेडागोजी के सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, और सारा चीज़ को आप लोगों को ना बहुत सरल से सरल तरीके बताने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को क्या करना है, मेरे इस क्लास के साथ साथ ना जो चीज़ आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन सारी चीज़ को आप लोगों को ना शॉर्ट नोट्स में बनाते हुए चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को रिविज़न करते बन जाए ना, तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्योंकि पूरा वीडियोज़ तो देख नहीं पाओगे ना, या पूरा बुक तो नहीं पढ़ पाओगे ना, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाए रहोगे ना, जो मैं बताऊँगा उसको ना, तो आराम से आप लोग एक हफ्ते के अंदर ना आराम से आप लोग रिविज़न कर पाओगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना अब हम लोग ना सबसे पहले ना हम लोग थ्योरी को पढ़ते हैं। उससे पहले देखो इसका टॉपिक परिवार का। ठीक है, सबसे पहले परिवार का अर्थ को ध्यान से पढ़ो। परिवार शब्द लैटिन भाषा के फैमुला शब्द से बना है। इससे एक समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे, नौकर एवं दास भी आते हैं। तो सबसे पहला फैमिली अर्थात परिवार का जो अर्थ होता है ना, वो आप लोगों का लैटिन भाषा के, किस भाषा के, लैटिन भाषा के फैमुला शब्द से बना है। इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, परिवार किस भाषा से बना है, परिवार जो है ना वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ एक समूह का बोध होता है इससे। ठीक है, मतलब फैमुलस से ना एक समूह का बोध होता है। और इसका हिंदी मीनिंग में बोलोगे ना, तो जिसमें ना माता पिता और अविवाहित नौकर और बच्चे, दास आदि रहते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली बोलेंगे या परिवार बोलेंगे। ठीक है, और फैमुलस से क्या का बोध होता है, तो एक समूह का बोध होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए इसके बाद में इसकी परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। परिभाषा क्लेयर के अनुसार परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है। तो क्लेयर महोदय ने क्या बोला है, इसे आप लोगों को नोट करना है कि परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है, बोला है ना, तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद ना परिवार की अवधारणा के बारे में जानते हैं कि परिवार एक्चुअल में होता क्या है। परिवार सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। बालक परिवार में ही जन्म लेता है समय वह ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी, वह केवल मनोशारीरिक प्राणी होता है। नेक्स्ट को पढ़िए। भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। तो भारत में क्या है, भारत में जो परिवार है ना वो समाज की बुनियादी इकाई है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ो, परिवार के प्रकार के बारे में। तो परिवार का ना केवल दो प्रकार के परिवार होता है। सबसे पहला एकल परिवार और दूसरा जो होता है वो संयुक्त परिवार। सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि एकल परिवार क्या होता है। वह परिवार जिसमें केवल एक पीढ़ी के सदस्य होते हैं। एकल परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण पाश्चात्यकरण तथा स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना है। तो एकल परिवार हम लोग किसे कहेंगे, एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें केवल एक ही पीढ़ी के लोग होते हैं। मतलब मान के चलो ना, अगर हस्बैंड वाइफ केवल 2 जने हैं ना, वो केवल एकल परिवार कहलाता है। ठीक है, जैसे अपने कई लोग होते हैं ना कि शादी के बाद अलग हो जाते हैं अपने माता पिता से, तो वो अलग होकर के अगर रहने लगे ना तो वो एकल परिवार कहलाएगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा ना हम लोग संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे दूसरा में पढ़िए इसको, संयुक्त परिवार वह परिवार जिसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य का समावेश होता है, संयुक्त परिवार कहलाता है ना। संयुक्त परिवार के लाभ निम्नलिखित है। तो इसके क्या क्या लाभ है संयुक्त परिवार के। सबसे पहला बच्चों का बेहतर अध्ययन, दूसरा आपसी समायोजन और तीसरा एकता एवं अनुशासन। ठीक है, तो संयुक्त परिवार के इतने तीनों लाभ है। अगर मैं आप लोगों को संयुक्त परिवार किसे कहते हैं उसे आप लोगों को सरल शब्दों में समझाऊं, मतलब अपने शब्द में समझाऊं ना, तो संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें 2
या दो से अधिक पीढ़ियों का समावेश होता है, मतलब एक साथ मिल करके रहते हैं दो या दो से अधिक पीढ़ियाँ। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ ना, तो सबसे पहले माता पिता होगा और उसके माता पिता के जितने भी जो बच्चे हैं वो होगा, और उसके अलावा उसके दादा दादी होगा। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक फैमिली अगर एक साथ रहेगा ना, एक ही चूल्हे में खाएगा ना, तो वो आप लोगों का संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, और एकल परिवार केवल माता पिता बस दो ही लोग जो रहेंगे ना, मतलब हस्बैंड वाइफ केवल रहेंगे ना, तो वो आप लोगों का एकल परिवार कहलाता है। और जो 2 से 3 पीढ़ी रहेंगे वो संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, केवल आप लोगों को परिभाषा को अच्छे से थोड़ा सा समझना था। चलिए, सामाजिक बुराइयां क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला फर्स्ट को पढ़ो, किसी भी समाज के लोगों के द्वारा किए जाने वाले वह कार्य जो सामाजिक नियम के विरुद्ध हो, सामाजिक बुराइयां कहलाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, सामाजिक बुराइयां के अनेक प्रकार होते हैं जो निम्न है। पहला बाल श्रम, दूसरा बाल विवाह, तीसरा दहेज प्रथा, चौथा चोरी, पांचवा दुर्व्यवसान जिसके अंतर्गत नशाखोरी और धूम्रपान आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सामाजिक बुराइयां ना केवल 5 प्रकार के सामाजिक बुराइयां हैं। ठीक है, इसे आप लोगों को याद रखना है, और इसको ना मैं आप लोगों को ना डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि बाल श्रम किसे कहते हैं, इसमें कब कब प्रावधान वगैरह किया गया ना, जो आप लोगों को नोट करने के लिए अब बोलूँगा, सारा चीज़ को आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला ना बाल श्रम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। साधारण शब्दों में कहा जाए तो बालकों के द्वारा कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन अक्टूबर 2006 में किया गया। तो सरकार द्वारा जो बाल श्रम की रोकथाम के लिए ना अधिनियम का संशोधन कब किया गया, तो इसमें 2006 में किया गया, अक्टूबर के महीने में। इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, इसको पढ़िए, बच्चों को अपने खेतों में काम करना बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, जिसे आप लोगों को बताओ ना, तो अधिकतर जो किसान वर्ग के जो लोग होते हैं ना, वो लोग अपने बच्चे को भी खेत में काम कराने के लिए लेकर के चले जाते हैं, तो वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता, खुद के खेत में काम करने वाला बात। ठीक है, तो इतना आप लोगों को बाल श्रम में ये याद रखना है। चलिए उसके बाद बाल श्रम की उम्र का निर्धारण के बारे में जानते हैं, कि कितने उम्र से कम वाले बच्चों को ना बाल श्रम नहीं करना चाहिए, उसको कराने से ना एक गैर कानूनी है, ये जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट को इसमें पढ़ो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र में कार्यरत बच्चे, मतलब यह है कि अनुच्छेद 24 में ना भारतीय संविधान में ना ये साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि 14 वर्ष की उम्र से अगर कम वाले जो बच्चे हैं ना, वो कार्य करता है, मतलब कारखाने वगैरह में अगर कार्य करता है ना, या होटलों वगैरह में, तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, इसे भी आप लोगों को नोट करके रखना है। कारखाना अधिनियम कब आया था, 1948 में आया था, और उस कारखाना अधिनियम में क्या था, तो 15 वर्ष से कम वाले जो बच्चे हैं ना, मतलब 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना, अगर कारखाना में कार्य करता है तो वो बाल श्रम कहलाता है। ठीक है, कारखाना का मतलब ये होता है कि किसी प्रकार की जो मैन्युफैक्चर जो कंपनी होता है ना, जो फैक्ट्री वगैरह होता है, उसमें 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए, खान अधिनियम 1952 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, तो खान अधिनियम 1952 में आया था। कब आया था खान अधिनियम, तो 1952 में आया था, और इसमें कहा गया कि 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, वो अगर खान में काम करता है, खान का मतलब जो कोयले वगैरह का जो खदान वगैरह होता है, जहाँ खनन वगैरह होता है, विभिन्न प्रकार के जो खनिज निकाले जाते हैं, तो उस क्षेत्र में अगर बालक जो काम करेगा ना, 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक है वो ना, तो वो भी बाल श्रम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, खान अधिनियम कब आया था, 1952 में आया था। कारखाना अधिनियम कब आया था, 1948 में आया था। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद ना 24 में 14 वर्ष बोला गया है। ठीक है, तो तीनों को आप लोगों को याद रखना है, इसको साफ साफ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे फैक्चुअल प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बाल श्रम के परिणाम के बारे में जानते हैं, इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। सबसे फर्स्ट को पढ़िए, व्यक्तिगत, बालक के अनुचित आदतों का विकास, बालक अनेक गलत आदतों जैसे नशा करना, पॉकेटमारी आदि का शिकार हो सकता है। तो व्यक्तिगत उसमें क्या क्या बुराइयां आ सकते हैं, मतलब परिणाम हो सकता है, तो बच्चा जो है ना उसका गलत आदतों में जा सकता है, जैसे नशा करने वाली बात या पॉकेटमारी वाली बात के शिकार हो सकता है। ठीक है, दूसरा पढ़िए सामाजिक, तो सामाजिक के अंतर्गत क्या आएगा, बाल श्रमिकों का शोषण, माता पिता एवं अन्य लोगों के द्वारा बालकों का शोषण किया जाता है, इन्हें पर्याप्त मजदूरी भी नहीं दी जाती। तो सामाजिक में ना अगर 14 वर्ष से उम्र के अगर बच्चा जो काम करेगा ना, उसे ज़्यादा शोषण कराया जाता है, काम ज़्यादा कराया जाता है, लेकिन उसके काम के एवज में उसे पैसे नहीं दिया जाता है उतना। ठीक है, तो उसका सामाजिक प्रकार से उसका जो है ना वो परिणाम निकलता है, मतलब उसमें दुश्चिंता आता है। ठीक है, तीसरा को पढ़िए, आर्थिक, बाल श्रम का शिकार होने पर बालक अधिकारों से वंचित हो जाते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि
शादी। अगर बाल श्रम एक बच्चा जो करेगा ना तो उसका आर्थिक परिणाम क्या होगा, वो आर्थिक परिणाम के रूप में उसको खाने को नहीं मिलेगा, रोटी पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा। अगर आर्थिक काम कराएगा और पैसे नहीं देगा तो होगा ही नहीं जी। सारा चीज़ की जो कमियां हैं वो तो केवल आप लोगों को ये जो कमियां है ना उसको समझना है, ठीक है। लेकिन फैक्चुअल जो चीज़ मैं बताया ना कि आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में नोट करके ज़रूर रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ना दूसरा पढ़ते हैं दहेज प्रथा के बारे में कि एक्चुअल में दहेज प्रथा है क्या। सबसे पहले इसकी थ्योरी को ध्यान से पढ़ो। दहेज वह धन होता है जो विवाह में वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है। दहेज देने की ऐसी प्रथा को दहेज प्रथा कहते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम पूरे भारत में 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। तो दहेज अधिनियम कब पारित किया गया है, तो दहेज जो अधिनियम है ना वो 1 जुलाई 1961 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। दहेज प्रथा के परिणाम। दहेज प्रथा को तो आप लोग अच्छे से जान ही गए होंगे ना कि अगर वधू पक्ष के द्वारा ना वर पक्ष को ना शादी के एवज में ना जो कुछ भी धन वगैरह जो दिया जाता है ना वो सारा चीज़ दहेज कहलाता है। दहेज को और एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। चलिए दहेज प्रथा के ना परिणाम क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो। व्यक्तिगत। दहेज की अधिक मांग होने के कारण समाज में कई व्यक्ति कन्या के जन्म होते ही उन्हें मार डालते हैं। शादी के बाद ससुराल पक्ष में दहेज की वजह से तंग किए जाने पर लड़कियां आत्महत्या तक कर लेती है। तो ये व्यक्तिगत कारण हो गया। सामाजिक कारण जानते हैं। कम दहेज देने पर कन्या को ससुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं जिससे दोनों परिवार में तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। पति पत्नी की सुखी वैवाहिक जीवन उजड़ जाती है। तो ये सामाजिक कारण हो गया, ठीक है। चलिए अब आर्थिक कारण के बारे में जानते हैं। दहेज देने के लिए कन्या के पिता को रुपया उधार लेना पड़ता है या अपनी जमीन जेवरात एवं मकान आदि को गिरवी रखना पड़ता है या बेचना पड़ता है। परिणाम स्वरूप परिवार ऋणग्रस्त हो जाता है। तो देखो दहेज का जो परिणाम होता है ना वो व्यक्तिगत होता है, सामाजिक होता है और आर्थिक तीनों प्रकार से होता है, ठीक है। एक बार आप लोगों से पढ़ दिया ना तो आराम से आप लोग समझ जाओगे। इसको एकदम ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हमें जो याद रखना है ना वो केवल ना फैक्चुअल जो इसमें डाटा है ना उसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा को पढ़िए। बाल विवाह क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट को इसको ध्यान से पढ़ो। सरकार के द्वारा निर्धारित की गई उम्र से कम उम्र में शादी करना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह क्या होता है समझ में आया ना। बाल विवाह वो कहलाता है जो सरकार द्वारा ना एक निश्चित क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है लड़के और लड़कियों के लिए, और उस निश्चित क्राइटेरिया से अगर कम उम्र में विवाह करते हैं ना तो वो बाल विवाह कहलाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। बाल विवाह को रोकने के लिए 1928 में शारदा एक्ट बनाया गया जिसके तहत शादी के लिए सरकार ने लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित किया गया। इससे पहले अगर शादी की जाती है तो वह बाल विवाह के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को इस प्रॉपर लाइन में क्या आप लोगों को याद रखना है, शारदा एक्ट कब आया था, तो शारदा एक्ट जो है ना वो 1928 में आया था, शारदा एक्ट, ठीक है। और ये शारदा एक्ट किसके नाम से आया था पता है आप लोगों को, ये जो शारदा एक्ट है ना वो हरविलास शारदा के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर, हरविलास शारदा के नाम पर ना 1928 में शारदा एक्ट बना था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। शारदा एक्ट कब आया था, 1928 में आया था। और शारदा एक्ट में जो लड़की और लड़कों की जो उम्र है वो क्या रखा गया था, तो लड़कियों की जो उम्र है ना वो 18 वर्ष डिसाइड किया गया था और लड़के का जो उम्र है वो 21 वर्ष डिसाइड किया गया था, ठीक है, जो अभी तक के चला आ रहा है। नेक्स्ट को पढ़िए। भारत में विवाह कानून अधिनियम वर्ष 1955 में लागू हुआ तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 में लागू हुआ। तो इन दोनों जो फैक्चुअल डाटा है उसे आप लोगों को याद रखना है। भारत में जो विवाह के लिए जो अधिनियम है ना वो वर्ष 1955 में लागू हुआ था, ठीक है। और बाल विवाह निषेध जो अधिनियम है ना वो 2007 में लागू हुआ था। तो दोनों को आप लोगों को नोट करके रखना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए बाल विवाह के परिणाम को जानते हैं, इसके क्या क्या परिणाम हो सकता है। सबसे फर्स्ट व्यक्तिगत परिणाम को पढ़ो। जिस लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है उसके स्कूल से निकल जाने की संभावना बढ़ जाती है तथा उसके कमाने और समुदाय में योगदान देने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा सामाजिक को पढ़िए। बच्चे का बचपन समाप्त हो जाता है, मानसिक विकास रुक जाता है, कई बार बालिकाएं बाल विधवा हो जाती है। तो ये सामाजिक जो परिणाम है ना वो हो गया। चलिए तीसरा आर्थिक को पढ़िए, क्या इसका
का तीसरा परिणाम है, कम उम्र में बाल विवाह कर दिए जाने से जनसंख्या बढ़ती है तथा जनसंख्या वृद्धि का परिणाम देश व समाज को भुगतना पड़ता है। तो ये आर्थिक कारण हो गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चोरी के बारे में कि एक्चुअल में ना चोरी होता क्या है परिभाषित रूप से। ठीक है, मतलब लिखित रूप से। फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति को उसके सहमति के बिना गैर कानूनी रूप से लेना चोरी कहलाता है। तो ठीक है, चोरी किसे कहते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए ना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसको आवश्यकता तो नहीं पड़ेगा मेरे को। चलिए उसके अलावा ना नशाखोरी व धूम्रपान किसे कहते हैं ये भी जानते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। जब कोई बालक या व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो बालक या व्यक्ति को नशाखोरी के अंदर रखते हैं। शराब के अत्यधिक सेवन से हेपेटाइटिस की बीमारी होती है। तो शराब के अत्यधिक सेवन से कौन सी बीमारी होती है? हेपेटाइटिस की बीमारी होता है। नोट करके रखना है आप लोगों को। ठीक है, जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, तंबाकू, शराब, सिगरेट इत्यादि पदार्थ का सेवन करना धूम्रपान कहलाता है। धूम्रपान से तपेदिक क्षय रोग होता है। तो धूम्रपान करने से क्या होता है? सिगरेट वगैरह पीने से तपेदिक या क्षय रोग जो है ना वो होता है इसको करने से। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। समाज में नशाखोरी फैलने का कारण। तो क्या क्या कारण है? पहला शिक्षा की कमी, दूसरा नशे संबंधी पदार्थ का खुलेआम बिक्री और तीसरा पाश्चात्य संस्कृति। तो ये तीनों के कारण ना समाज में नशाखोरी फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। धूम्रपान से हृदय स्पंदन की दर वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि और ब्रेकाइटिस जैसे समस्याएं होती है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ा का एल्वियोलाई के शोथ के साथ एम्फीसेम होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, तंबाकू का जो सेवन है ना उसका करने से ना क्या होता है, फेफड़ा का जो एल्वियोलाई है ना के साथ शोथ के साथ एम्फीसेमा होता है। ये बीमारियों का नाम है। ठीक है, इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। नींद के लिए ली जाने वाली नारकोटिक औषधि है। सबसे पहला हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम, मेथेडिन आदि। तो ये सारे के सारे ना नींद के लिए ना जो नारकोटिक्स जो औषधि है वो लिया जाता है। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था थ्योरी में। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा ना उसमें आप लोगों का इन सारा जो टॉपिक है ना उसका एमसीक्यू सीरीज़ लेकर के आऊँगा। ठीक है, और इसमें मैं आप लोगों को जो जो नोट करने के लिए बोला हो ना उन सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को ना बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का तैयारी हो और शॉर्ट में आप लोगों का जो नोट्स है ना वो भी बन पाए। ठीक है, तो इन सारा चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। एकदम परिभाषा को रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। केवल इसका जो फैक्चुअल जो चीज़ है ना जो डेटा है इसका ना केवल आप लोगों को उतना ही को याद रखना है। ठीक है, और अगर आप लोग ना चैनल को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो क्लास है वो मैं कंटिन्यू लेकर के आऊँगा। टाइम थोड़ा सा इशू हो सकता है पर डे आप लोगों का, लेकिन 1 से 2 आप लोगों की क्लास रोजाना देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, आप लोगों का जो एक और विषय है ना बाल विकास का ना, तो उसका मैं ना एक और जो अपना चैनल है ना धीवर एकेडमी उसको मैं आप लोगों का जो क्लास है ना बाल विकास का उसका ले रहा हूँ। लगभग 10 से 11 क्लास ले चुका हूँ अभी तक की। तो नहीं देखे होंगे ना तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का सीजी टेट के लिए जो तैयारी है ना वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो पाए। ठीक है, तो जा करके उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। और इसके अलावा आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का अगर सवाल हो ना और उसके लिए आप चाहते हो कि मैं अपना नंबर शेयर करूँ ताकि आप लोग डायरेक्ट कॉल करके मेरे से ना किसी भी प्रकार की जो गाइडेंस है ना वो लेना चाहते हो ना, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके ना। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और वहाँ पर कमेंट में जा करके आप लोगों को कमेंट करना है कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहला मैं अपना जो ना फ़ोनपे का नंबर है उसे आप लोगों को दे दूँगा और उसके बाद आप लोगों को केवल उसमें ना 200 आप लोगों को पे करना है और उसके बाद ना मैं जो अपना पर्सनल नंबर है ना आप लोगों को उसे दे दूँगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग जब भी चाहो ना तो डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। ठीक है, और किसी भी प्रकार की अगर सजेशन चाहो ना तो वो सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो बुक लिस्ट के बारे में हो चाहे और किसी भी प्रकार के बारे में, मतलब आप लोग किस प्रकार से और कोर्स करना चाहते हो इन सारा चीज़ों के बारे में ना मैं आप लोगों को खुद से बात करके आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये मैं चाहूँ ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकता हूँ, बट अगर फ्री में कर दूंगा ना तो छोटे छोटे सवाल के लिए आप लोग बार बार फ़ोन करोगे ना, तो इसीलिए ना ये रिक्वायरमेंट मैं रखा हूँ। ठीक है, और ये जो रिक्वायरमेंट है ना वो केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा गया है। ठीक है, तो लेना ना लेना एक बार जरूर सोचिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा पढ़ते रहिए।